केशव, तुमने कभी हमें बताया था कि तुम्हारे पास इशिका का कोई खास राज है जो हमारे फेवर में जा सकता है। राजेश जी ने उसे याद दिलाया तो केशव सोच में पड़ गया। फिर कुछ याद आते ही उसकी आंखें चमक उठी। वो बोला, हाँ जीजा जी, अच्छा याद दिलाया। एक बहुत ही खास इंफॉर्मेशन है मेरे पास जिससे कि इशिका खुद मेरे पास आएगी और मेरी बाहों में होगी। फिर उसे कबीर का चेहरा याद आया, जिसे सोचकर वो बोला, जीजा जी पहले मुझे एक जगह जाना है, कोई बात है जो मुझे कंफर्म करनी है। अब आगे। केशव एक चाइल्ड होम केयर करके जो अनाथालय था उसके बाहर खड़ा हुआ था। केशव उस अनाथालय को देखकर मुस्कुराया जहां कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। केशव आगे बढ़ा और सीधा उस अनाथालय के अंदर चला गया। केशव एक बड़े से केबिन के अंदर बैठा था। वो उस अनाथालय के संचालक का इंतजार कर रहा था। हेलो मिस्टर राणा, कैसे आना हुआ? एक व्यक्ति जो उस बड़े से केबिन के अंदर आता हुआ सीधे केशव के सामने जाकर बैठ गया। केशव उसे देख मुस्कुराया। क्या यार, अपने दोस्त से अब ऐसे मिलेगा? आ गले तो मिल, कह केशव उठा और अपनी बाहें फैला दी। वो व्यक्ति भी मुस्कुराते हुए उठा और केशव से गले लग गया। फिर दूर हुआ तो केशव को वापस अपनी जगह पर बैठने को बोल खुद भी अपनी जगह पर आकर बैठ गया। फिर वहां के चपरासी को 2 चाय लाने का बोल वो केशव की तरफ देखा। केशव अब बोल, आज इतने सालों बाद कैसे अपने इस यार की याद आ गई? उस व्यक्ति के बोलने पर केशव सोच में पड़ गया कि वो कहां से शुरू करे, लेकिन उसे शुरुआत तो कहीं से तो करनी थी। यार निक सुन, मैं यहाँ 10 साल पहले आया था अपने किसी जरूरी काम से, क्योंकि तब मुझे पता चला था कि जो मेरे जीजा जी हैं उनकी बहन और उनके पति ने यहाँ से एक बच्ची को गोद लिया था, क्योंकि वो दोनों कभी माँ बाप नहीं बन सकते थे। केशव बोला, हाँ तो अच्छी बात है ना, उनका यहाँ से किसी बच्ची को गोद लेने से उसका जीवन सुधर गया। केशव का दोस्त बोला, देख निक, बात वो नहीं है। जीजा जी की बहन और उनके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हुए काफी साल हो गए। केशव बोला तो उसके दोस्त के चेहरे पर अफसोस के भाव आ गए। ओह सॉरी, लेकिन वो बच्ची, वो कैसी है अब? उसके दोस्त ने पूछा। हम ठीक है वो अब, लेकिन निक मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए, केशव ने थोड़ी मक्कारी के साथ कहा। हाँ बोल ना, केशव का दोस्त अब भी केशव की तरफ देख रहा था। मुझे ना उस लड़की की फाइल देखनी है, बस एक बार, ताकि मैं उस लड़की की कुछ हेल्प कर सकूं। केशव थोड़ा सोचते हुए बोल रहा था। मतलब, मैं समझा नहीं, कैसी हेल्प? केशव का दोस्त अब भी असमंजस से उसे देख रहा था। यार वो मैं बस एक बार इशिका की फाइल देखना चाहता था, क्या पता उसमें मुझे इशिका के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चल जाए। तो सोचो, उसे उसकी अपनी असली पहचान मिल जाएगी, फिर इशिका भी अपनी असली पेरेंट्स से मिल पाएगी। बस मैं उसे उसके हिस्से की खुशी देना चाहता हूँ। केशव बोला ही था, तब तक वो चपरासी 2 चाय लाकर टेबल पर रख चुका था। वो वापस जाने को मुड़ा ही था कि केशव का दोस्त बोला, रमेश, वो 10-15 साल पहले वाली फाइल में इशिका नाम की बच्ची की फाइल ढूंढ कर ला सकते हो? 10-15 साल पहले इतनी पुरानी फाइल, इशिका नाम की बच्ची की? ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ सर, कहकर वो चपरासी खोजने चला गया। रघुवंशी हाउस। कबीर पायल के साथ वापस अपने घर आ गया था। कबीर पायल के साथ घर के अंदर आया ही था कि उसे यामिनी जी के साथ अनुश्री बैठी दिखी। ये लोग अब तक इस घर में है। पायल ने ये बात अनुश्री को देखकर धीरे से कही थी, जिसे सुन कबीर मुस्कुरा दिया था। कबीर, आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। अनुश्री सीधा कबीर के गले लगते हुए बोली, जो पायल को बुरी तरह से खल गई। यू नो कबीर, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। ये कहते हुए अनुश्री पायल को मुस्कुराते हुए देख रही थी, लेकिन पायल तो गुस्से से जली भुनी जा रही थी। कबीर बस पायल के एक्सप्रेशन देख रहा था। तभी आयुष भी वहां आ गया। उसने पायल को देखा तो देखता रह गया। आज उसने पायल को कितने दिनों बाद देख रहा था। पायल की खूबसूरती उसे पागल बनाने को तैयार थी। उस पर पायल का गुस्सा उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। हेलो पायल, तुम आ गई? आयुष उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा, लेकिन पायल का पूरा ध्यान कबीर और अनुश्री पर था, इसलिए वो बिना कुछ बोले गुस्से से अपने कमरे की तरफ चली गई। कबीर ने देखा तो मन में, उफ, अब तो पायल को मनाना पड़ेगा, वरना ये पायल मेरी जान ही ले लेगी। कबीर सोच ही रहा था जब अनुश्री ने आगे बढ़कर उसके गाल पर किस कर लिया, जिसे देख कबीर ने झटके से अनुश्री को धक्का दिया और गुस्से से बोला, अनुश्री, ये जो तुमने किया है ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। दोबारा अगर तुम मेरे आसपास भी भटकी ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कहकर कबीर भी अपने कमरे की तरफ चला गया।
जमीन पर गिरी अनुश्री बस उसे ऊपर जाते हुए गुस्से से देख रही थी। तुम्हें तो मेरा ही होना होगा कबीर, तुम्हें मेरा ही होना होगा, वो भी बहुत जल्द, कहकर अनुश्री गुस्से से उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। आयुष और यामिनी जी उसे बस जाते हुए देखते रहे। अनाथालय। केशव के सामने इशिका की फाइल थी, जिसमें इशिका 1 महीने की थी जब वो इस अनाथालय के अंदर लाई गई थी। उसे इस अनाथालय में लाने वाली एक औरत थी। केशव उस औरत का नाम पढ़ रहा था। हालांकि वो पेपर में लिखा इनका काफी हद तक धुंधला पड़ चुका था, लेकिन उसे हल्का फुल्का पढ़ा जा सकता था। उस औरत का नाम था कुमुद सिंह। उसमें कुमुद सिंह की फोटो भी लगी थी। केशव ने उस फोटो को गौर से देखा। भले वो फोटो भी काफी हद तक खराब हो चुकी थी, लेकिन उस फोटो की तब भी पहचान की जा सकती थी। केशव ने कुमुद की 1-2 फोटो अपने फोन में ले ली और फिर उस औरत के बारे में या इशिका के बारे में कुछ और पता लगाने के लिए वो फाइल देखने लगा। इशिका के पिता के नाम की जगह खाली थी, लेकिन ये कुमुद रघुवंशी की खोज कहाँ से शुरू करे ये सोच रहा था, क्योंकि उस फाइल में इशिका की मां के नाम व फोटो के अलावा और कुछ भी नहीं था। क्या हुआ, कुछ मिला तुमको? केशव के दोस्त ने पूछा। नहीं, बस इशिका की मां का असली नाम व फोटो के अलावा कुछ भी नहीं है। केशव थोड़ा उदास होते हुए बोला। अरे तू दिल छोटा ना कर, मेरे चाचा 17 साल पहले इस चाइल्ड होम केयर के केयरटेकर थे। वो ही इस अनाथालय को तब संभालते थे। हो सकता है मेरे चाचा इशिका की मां के बारे में जानते हो या उनसे मिले हो। वैसे तू सही वक्त पर आया है। चाचा जी इस समय मेरे साथ में ही है, वरना अगले हफ्ते वो अपने बेटे से मिलने अमेरिका मिलने जाने वाले थे। केशव के दोस्त ने कहा तो केशव की आंखें चमक गई। अरे यार, तो तू यहाँ क्यों बैठा है? मुझे अभी तेरे चाचा से मिलना है, कहकर केशव खड़ा हुआ और तुरंत अपने दोस्त के साथ उसके चाचा से मिलने निकल गया। कुछ देर में वो तीनों आमने सामने बैठे थे। केशव के दोस्त के चाचा कुमुद की फोटो देख किसी सोच में गुम थे। वो कपकपाती आवाज में धीरे से बोले, कुमुद मेरे दोस्त की बेटी थी, बहुत ही होनहार और प्यारी बच्ची थी, हमेशा हर चीज में अव्वल आती। एक बार कुमुद की दोस्ती सूरज से हो गई। सूरज एक गरीब परिवार का लड़का था, लेकिन पढ़ाई में मेधावी था और साथ ही बहुत मेहनती। तभी कुमुद की नज़र सूरज पर पड़ी। सूरज भी कुमुद के साथ उसी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन बस उसे मतलब था अपनी पढ़ाई से। उसने अपने स्कॉलरशिप के बल पर कुमुद के बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया था। केशव के दोस्त के चाचा बोलते जा रहे थे, लेकिन केशव को इस प्रेम कहानी से चिढ़ मच रही थी। वो बस इशिका की कमजोरी तक पहुंचना चाहता था, जिससे वो इशिका को अपने पास आने के लिए मजबूर कर सके। कुमुद ने सूरज की शालीनता, उसकी पढ़ाई को लेकर जो लगन था, वो देखकर वो अपना दिल हार बैठी थी। हालांकि कुमुद भी पढ़ाई में मेधावी थी, लेकिन सूरज उसकी बात ही कुछ और थी। धीरे धीरे कुमुद पढ़ाई के जरिए सूरज से मिलने जुलने लगी। फिर उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई, और उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, ये उन दोनों को ही पता नहीं चला। एक बार मेरे दोस्त को अपनी बेटी कुमुद और सूरज के रिश्ते का सच पता चला गया। तब उन दोनों के बीच बात इतनी बढ़ चुकी थी कि कुमुद मां बनने वाली थी। ये बात मेरे दोस्त को नागवार गुजरी। वो किसी भी हालत में कुमुद का बच्चा गिरवा देना चाहते थे, लेकिन कुमुद भी जिद पर अड़ गई थी कि वो इस बच्ची को मरने नहीं देगी। तब मेरे दोस्त ने कुमुद के सामने एक शर्त रखी कि उसे सूरज को भूलना होगा, और जिससे उसके पिता उसे शादी करने को कहेंगे, उससे कुमुद को बिना किसी आवाज के चुपचाप शादी करनी होगी, और इस बच्चे को जन्म देने के बाद ही इसे किसी अनाथालय में फेंक आएगी, तभी ये बच्चा जन्म ले सकता है। तब कुमुद को अपने पिता की शर्त माननी पड़ी। उसने सूरज से सारे रिश्ते खत्म कर लिए, जिसके चलते सूरज ने खुदकुशी कर ली। उस दिन के बाद कुमुद पूरी तरह से टूट गई। कुमुद का 8वां महीना चल रहा था। तब तक मेरे दोस्त ने कुमुद का रिश्ता मिस्टर देवेश रघुवंशी के बेटे विशाल रघुवंशी के साथ तय कर दिया। फिर कुमुद को अपनी दूर के रिश्तेदार के यहाँ डिलीवरी तक के लिए भेज दिया। फिर 1 महीने बाद कुमुद ने एक बच्ची को जन्म दिया, और उसकी देखभाल पूरी होने के बाद कुमुद अपनी बच्ची के साथ वापस आ गई। लेकिन शर्त के मुताबिक उसने इस अनाथालय में इशिका को छोड़ दिया। तब बेचारी बहुत रोई थी। मैं चाहकर भी उसके आंसू नहीं पोंछ सकता था, क्योंकि मेरा दोस्त ये नहीं चाहता था कि कुमुद इस बच्ची को अपना ले। इस बच्ची का नाम कुमुद ने ही रखा था। ये उसकी इच्छा था, जिसे मेरे दोस्त ने ना चाहते हुए भी पूरा किया। फिर इशिका को यहाँ देने के बाद मेरे दोस्त ने कुमुद की शादी हफ्ते भर में ही विशाल रघुवंशी से कर दी। विशाल रघुवंशी का नाम सुन केशव के दिमाग में कबीर रघुवंशी का चेहरा घूम गया।
क्योंकि कबीर रघुवंशी, विशाल रघुवंशी और कुमुद रघुवंशी का बेटा है। इसका मतलब है कि ये सोचकर केशव की आंखें चमक उठी। वो उठा और अपने दोस्त के गले लग गया और बोला, यार निक थैंक्स, मगर अभी मैं चलता हूँ, फिर टाइम मिले तो आराम से मिलूंगा। कहकर उसने इशिका की इन्फॉर्मेशन ली और वहां से निकल गया। केशव इस समय एक अड्डे पर था। वहां राजेश जी और गीता जी भी थे। केशव के हाथ में जो कागज था उसमें इशिका की पूरी पहचान थी, जिसे वो अपने रूप में पेश करने वाला था। और इस वक्त केशव उस कागज को देखकर काफी मुस्कुरा रहा था। केशव, हमें भी बता दो, इस कागज में ऐसा क्या है जिसे देखते हुए तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? गीता जी केशव के सामने एक कुर्सी पर बैठते हुए केशव की ओर देखने लगी, इस उम्मीद से कि केशव के हाथ में एक बहुत बड़ी चाबी है जो उनकी किस्मत चमका सकती है। मगर केशव के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो अब इशिका के साथ साथ शब्द और कबीर की करोड़ों की दौलत भी पाना चाहता था। इसीलिए उसके दिमाग में कुछ गंदी सी प्लानिंग कुलबुला रही थी। केशव, तू सुन भी रहा है? राजेश जी भी गीता जी के बगल में बैठते हुए केशव को देखने लगे। एक बहुत बड़ा राज हाथ में लगा है। नहीं राज नहीं, खजाना। केशव उस कागज को मुस्कुराते हुए देखते हुए बोला, जिसे सुन गीता जी और राजेश जी के चेहरे खिल गए। केशव, हमें भी तो बताओ कि आखिर वो कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लगा है? राजेश जी भी चहक उठे थे, मगर केशव खामोश था। वो बस उस कागज को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। गीता जी और राजेश जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राठौर पैलेस। इशिका अपने रूम में थी। वो वॉशरूम से शॉवर लेकर अभी अभी बस निकली ही थी, और इस वक्त वो बाथरोब में थी, जो घुटने से थोड़ा ऊपर थी, और उसके बाल गीले थे, जिसे वो आईने के सामने खड़ी होकर हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी। जब इशिका के रूम का दरवाजा खुला और शब्द की आंखें इशिका को बाथरोब में देखकर खुली की खुली रह गई। शब्द दरवाजे पर खड़ा अपनी पलकें झपकाना तक भूल गया था। शब्द अपनी कोई फाइल लेने वापस आया था, लेकिन इशिका को देखते ही वो फाइल वाली बात भूल गया। उसके कदम धीरे धीरे इशिका की तरफ बढ़ने लगे। इशिका ने जब आईने में अपने पीछे खड़े शब्द को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि शब्द एकटक इशिका को देख रहा था, जिसे देख इशिका अपने ड्रेसिंग रूम में लगे बड़े वाले कर्टन के पीछे छुप गई और खुद को जल्दी से कवर कर लिया। शब्द, आप वापस कब आए? आप तो ऑफिस चले गए थे ना? इशिका पर्दे के पीछे खुद को छिपाते हुए धीरे से बोली। शब्द को अपने सामने ऐसे अचानक देखकर उसे शर्म आ रही थी, जिसके कारण उसके गाल गुलाबी होने लगे थे। क्यों, तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? तो मैं वापस चला जाऊं? शब्द ने शरारत से पूछा और उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि कर्टेन के नीचे से इशिका के खुले पैर दिख रहे थे। नहीं, मतलब हाँ, मतलब। शब्द के बोलने पर इशिका जल्दी से बोली, मगर वो शर्म से खुद कंफ्यूज हो गई कि वो क्या बोल रही थी। शब्द इशिका की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वो धीरे धीरे अपने कदम इशिका की तरफ बढ़ाने लगा। शब्द को अपनी तरफ आता देख इशिका और परेशान हो गई। वो बस शब्द से जल्दी से छुप जाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि शब्द अब उसे और परेशान करेगा। शब्द, देखिए प्लीज आप जाइए, नहीं तो आपको ऑफिस जाने में लेट हो जाएगी और फिर आपके बॉस से आपको डांट पड़ेगी। इशिका के बोलने पर शब्द के कदम वहीं रुक गए। उसकी एक भौं ऊपर उठ गई। शब्द इशिका की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे इशिका ने जो कहा हो उसे उस पर यकीन ही ना हो रहा हो। शब्द अपने बॉस के अंडर में कब से काम करने लग गया। जहां तक उसे पता था कि राठौर ग्रुप खुद उसकी कंपनी है और उस कंपनी का बॉस तो वो खुद है, तो फिर इशिका कौन से बॉस की बात कर रही है? शब्द को इस तरह अपनी ओर देखता देख इशिका को भी अपनी गलती का रियलाइज हो गया कि उसने अभी अभी क्या बोला है। वो शब्द की ओर विनती भरे भाव से देखने लगी, लेकिन शब्द ने झटके से इशिका की बांह को पकड़कर अपनी ओर खींचा, जिससे इशिका उस पर्दे समेत शब्द के ऊपर गिर पड़ी। शब्द का भी बैलेंस बिगड़ गया और साथ ही वो भी इशिका के साथ नीचे जमीन पर गिर पड़ा। शब्द जमीन पर गिरा था और उसके ऊपर इशिका थी, और उन दोनों के बीच में वो बड़ा सा पर्दा था जिससे शब्द का चेहरा आधा ढक रखा था। शब्द के दोनों हाथ इशिका के कमर पर थे और इशिका का सिर शब्द के सीने पर रखा हुआ था। इशिका की आंखें डर से बंद थी। तभी शब्द ने अपने चेहरे से वो आधा पर्दा भी हटा दिया, जिससे अब उसे इशिका का चेहरा साफ दिख रहा था। इशिका ने भी अपना सिर उठाया तो इशिका के बालों ने इशिका का पूरा चेहरा ढक रखा था, जिसे देख शब्द अपनी उंगलियों से इशिका के चेहरे को छूते हुए उसके बालों को इशिका के चेहरे से हटा दिया।
दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी शब्द के फोन की रिंगटोन से शब्द और इशिका का ध्यान टूटा। इशिका ने जल्दी से शब्द के ऊपर से उठना चाहा, लेकिन तभी शब्द ने इशिका की कमर से पकड़कर उसे फिर अपने ऊपर खींच लिया। शब्द क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, इशिका शब्द की आंखों में देखते हुए बोली। लेकिन शब्द ने ना में सिर हिला दिया कि तभी इशिका के रूम के दरवाजे पर नॉक करने की जोर जोर से आवाज आने लगी। इशिका भाभी। दरवाजे पर राधिका खड़ी थी, जो उसे बुलाने आई थी। राधिका, देखिए छोड़िए मुझे। राधिका आई है, जाने दीजिए, छोड़िए, इशिका शब्द को देखकर धीरे से बोली। तो शब्द ना में सिर हिलाते हुए, नहीं, पहले मुझे एक किस दो, ऑन माई लिप्स। क्या बकवास कर रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, छोड़िए मुझे, इशिका गुस्से से बोली। तो ठीक है, ऐसे ही मेरे ऊपर पड़ी रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शब्द भी मुस्कुराते हुए धीरे से बोला। लेकिन तभी फिर से राधिका ने आवाज लगाई, इशिका भाभी, दादी माँ आपको नीचे बुला रही हैं, जल्दी आइए, कहकर राधिका चली गई। शब्द क्या कर रहे हैं, प्लीज छोड़िए, देखिए दादी माँ मुझे बुला रही हैं, जाने दीजिए, इशिका ने विनती भरी नजरों से शब्द को देखती हुए बोली। तो जल्दी से किस दो और चली जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ रोकूंगा नहीं। शब्द ने इशिका की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। देखिए शब्द, आप ना दिन ब दिन बहुत बेशर्म होते जा रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि छोड़िए मुझे, तो मैं भी तो कह रहा हूँ किस दो और जाओ, वरना ऐसे ही रहो, शब्द ने कहा। तो इशिका शब्द की तरफ बेचारगी से देखने लगी। अब इशिका के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो झुकी और शब्द के होठों पर अपने होंठ रख हल्के से छूकर उठने वाली थी कि शब्द ने इशिका के सिर के पीछे हाथ रख इशिका के लिप्स पर अपने लिप्स रख लिए। ये देखकर इशिका की आंखें फैल गई। शब्द इशिका को छोड़ ही नहीं रहा था। हार कर इशिका भी उस किस में शामिल हो गई। तभी फिर से इशिका के रूम के दरवाजे नॉक होने लगा, जिससे वो दोनों अलग हुए। शब्द ने इशिका को छोड़ दिया। शब्द की पकड़ अपने ऊपर से ढीला पाते ही इशिका जल्दी से उठ खड़ी हुई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। शब्द भी उठा और मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। शब्द ने अपने रूम का दरवाजा जब खोला, तब दरवाजे पर राहुल खड़ा था और शब्द के चेहरे को देखकर राहुल के होश ही उड़ गए थे। शब्द मुस्कुराते हुए राहुल के बगल से बाहर निकल गया। राहुल उसे बस आवाज ही लगाता रहा। नीचे इशिका जब तैयार होकर आए, तो देखा सभी बाहर ड्राइंग रूम में बैठे थे। वहीं पंडित जी भी थे, जो राधिका और राहुल की कुंडली देख रहे थे। शब्द और राहुल ऑफिस के लिए निकल गए थे। पंडित जी, सब ठीक है ना? दोनों बच्चों की कुंडलियां आपस में मिल तो रही है ना? आशा जी ने पंडित जी की तरफ आशा भरी नजरों से देखा। पंडित जी मुस्कुराए। आशा जी, दोनों कुंडलियां आपस में ऐसी मिल रही है कि जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए बनी हो। दोनों में जो दोष दिख भी रहे हैं वो ये कुंडलियां आपस में काट रही है। मतलब इन दोनों बच्चों के लगभग 36 में 32 गुण मिल रहे हैं। आशा जी, मैं तो कहता हूं कि आप इन दोनों की सगाई कल के कल ही करवा दीजिए, और इन दोनों की शादी आज से 4 दिन बाद बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, जिसमें इन दोनों की शादी का सबसे अच्छा संयोग है। पंडित जी ने कहा तो सबके चेहरे खिल गए, सिर्फ स्नेहा जी के। ये सुनकर स्नेहा जी की आंखें भर आई थी, जिसे इशिका और राधिका ने दोनों ने देख लिया था। जारी है लेखिका आज का प्रियंका भाग गुप्ता। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।